दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आईडीबीआई बिक गया, दो सरकारी बैंक और बिक जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां कतार में है, वह भी बिक जाएगी। एलआईसी की हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। इस देश के भीतर में 100 से ज्यादा एयर इंडिया अथॉरिटी जो हवाई अड्डों को चलाती है उसकी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी हो चली है। पीएसयूज लगातार कतार में है। 12 की बिक्री इसी एक बरस में होनी है। उसके बाद 100 से ज्यादा पीएसयू बिकने को तैयार है। और इन सब के अलावे जो भी क्षेत्र आप सोच सकते हैं, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो पोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई अड्डों का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र आपके जहन में आएगा सब कुछ बेचने की तैयारी में सरकार आ चुकी है। और इसके लिए एक शब्द होता है निजीकरण, और इस निजीकरण के साथ एक दूसरा शब्द होता है कि दरअसल इसके जरिए भारत की इकोनॉमी पटरी पर आ पाएगी। और इसके बाद एक तीसरा शब्द होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भारत का मोनेटाइजेशन किया जाए तो भारत के पास तो अकूत संपत्ति है, वो सारी संपत्ति का अभी तक मोनेटाइजेशन क्यों नहीं किया गया। तो तकरीबन 10 मंत्रालयों को कहा गया है कि 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ आप यही काम करें कि अपने यहां मंत्रालय के भीतर जो भी विभाग आते हैं, जो भी पीएसयूज आते हैं, उनकी बिक्री कैसे किस रूप में होगी जरा यह हमें बता दीजिए। यानी इस देश का नीति आयोग भी इस दिशा में लगा है, सरकार भी इस दिशा में लगी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस दिशा में लगी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इस दिशा में लगी है, आरबीआई भी इस दिशा में लगा है। और इसके बाद जनता के भीतर जो भी डर भय हो, अब धीरे धीरे अगर निजीकरण के खिलाफ आंदोलनरत बैंक कर्मी मैदान में है तो उसके तुरंत बाद इस देश के इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी मैदान में होंगे। उसके बाद एलआईसी से जुड़ी कंपनियां के कर्मचारी मैदान में होंगे। हर कोई स्ट्राइक की दिशा में जाएगा। 15-16 बैंक की स्ट्राइक, 17 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्राइक, 18 तारीख को एलआईसी की स्ट्राइक। लेकिन इस स्ट्राइक से होगा क्या? सरकार के पास तो अकूत ताकत है, और एक वक्त भारत तो अकूत संपत्ति का मालिक हुआ करता था, और कहा जाता था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन क्या किसी ने कल्पना की थी कि जो डाल डाल पर सोने की चिड़ियां है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगानी शुरू कर दी जाए? क्योंकि आज जब बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, उसमें 4 यूनियन बैंक ऑफिसर से जुड़ी हुई है, 5 यूनियन कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, और अब हर कोई समझ पा रहा है कि दरअसल इस दौर में कोई रोजगार तो किसी को मिला नहीं, रोजगार छिनने जरूर लगा। और इस प्रक्रिया में जो भी बोली लगाई जा रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, उसमें आने वाले वक्त में सिवाय पूंजी की ताकत चंद हथेलियों में रहेगी, और सरकार उसके जरिए इन तमाम चीजों के मोनेटाइजेशन के साथ अपनी कमाई को बढ़ाते चली जाएगी, लेकिन जनता की हथेली खाली रहेगी। कई सवालों ने इस दौर में जन्म दे दिया है, और हमें लगता है कि इन सवालों को जानने और उठाने से पहले आज सही मायने में उस कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए जिस कच्चे चिट्ठे को सरकार बताने से घबराती है, या फिर बताती भी है टुकड़ों में बताती है। संसद के भीतर जब सवाल किए जाते हैं तो छिटपुट जवाब दिए जाते हैं। आरटीआई से कोई जवाब किसी को मिल नहीं पाता है, और वो वापस बैरंग लौट कर चले आता है। तो आज शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत तो इस बात से ही कर देते हैं कि जब इस देश के भीतर में कंपनियों का बंद होना शुरू हुआ सिर्फ 2020 में, यानी जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो महामारी का पीरियड था, उस दौर में भारत में 10,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। सबसे ज्यादा दिल्ली की कंपनियां बंद हुई हैं, 2394। उत्तर प्रदेश में 1936, जिसमें एनसीआर का इलाका खासतौर से, नोएडा का इलाका खासतौर से मशहूर है। तमिलनाडु में 1322 कंपनियां, महाराष्ट्र में 1269 कंपनियां, कर्नाटक में 836, चंडीगढ़ में 501, राजस्थान में 469, तेलंगाना में 404, और जिन जगहों पर कंपनियां ही नहीं थी वहां भी बंद हो गई। मसलन मध्य प्रदेश 111 कंपनियां बंद हो गई, बिहार में 104 कंपनियां बंद हो गई, उड़ीसा में 78 कंपनियां बंद हो गई, छत्तीसगढ़ में 47 कंपनियां बंद हो गई, गुजरात में भी 17 कंपनियां बंद हुई है। ये कंपनियां बंद इसलिए हुई क्योंकि इनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा था जिसके जरिए ये बैंकों से उधारी ले पाते, और राजनीतिक तौर पर इनके पास ऐसा कोई
क्रोनी कैपिटलिज्म का गठजोड़ नहीं था कि बैंक इनको कर्ज दे देते, बाद में ये खुद को दिवालिया घोषित कर देते और पैसा लेके उड़नछू हो जाते। ऐसी स्थिति नहीं थी तो 10,113 कंपनियां इस दौर में बंद हो गई। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का दिया गया है। सवाल यह है कि इन सब के साथ इस देश में जहां जहां से पैसा सरकार को कमाना है उसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है और सरकारी अधिकारी और बाबुओं ने वाकई बड़ा काम किया है, चाहे वो नीति आयोग अपने तौर पर काम कर रहा हो या पीएमओ या दूसरे मंत्रालयों में बैठे हुए बाबू हो। उन्होंने तय किया कि देश का टोल रोड, पोर्ट यानी बंदरगाह, क्रूज टर्मिनल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टावर्स, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशन मेट्रो स्टेशन, वेयर हाउस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बेच दिया जाए और सरकार नहीं चलाए बल्कि निजी हाथ चलाएं और 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन जगहों से जो मोनेटाइजेशन किया जाएगा उससे कमाई होनी चाहिए। और नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों की पहचान भी कर ली, वह भी बिक जाएंगे। इतना ही नहीं, 12 पीएसयू तो अगर लाइन में लगे हुए हैं, इनके साथ साथ 4 बैंक भी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। उनका डाटा भी अलग है और 10 मंत्रालयों को तो यहां तक कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक इस बात को ध्यान रखिए कि आपके अंतर्गत किन किन चीजों का मोनेटाइजेशन हो सकता है ना। यह कमाल की चीज, कहां कहां से पैसा कितना जुगाड़ना यह भी देख लीजिए जब चीजें मोनेटाइज की जाएंगी। सवाल है रेलवे स्टेशन का, बंदरगाहों का, हवाई अड्डों का, टेलीकॉम के क्षेत्र में बीएसएनएल का हाल हमने देख लिया। पावर के सेक्टर में लगातार जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को चीजें दी जा रही है, कहां कहां से कितने पैसे की कमाई होनी है। रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम से 40,000 करोड़ रुपए, रोड और हाईवे से 30,000 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर से 27,000 करोड़ रुपए, एविएशन से 20,000 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स यानी जो खास तौर से स्टेडियम्स का जिक्र है उसमें 20,000 करोड़ रुपए। एक स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री पर भी आ गया है और वो भी एक तरफ अडानी एंड है तो दूसरी तरफ रिलायंस एंड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का ही है। पेट्रोलियम 17,000 करोड़ रुपए, पोर्ट एंड शिपिंग 4,000 करोड़ रुपए। ये डाटा सरकार का है जिसमें बताया गया है इतने पैसे की जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। और इन सब का जिक्र हम आपसे जब कर रहे हैं तभी ऐलान यह भी हो गया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद के जो हवाई अड्डे हैं जहां पर सरकार की भागीदारी जो कि एयर इंडिया अथॉरिटी के जरिए होती है 26% ही बची हुई थी, अब वह हिस्सेदारी भी बेच दी जाए। मसलन मुंबई में तो इससे पहले 74% हिस्सेदारी अडानी साहब ने खरीद ली, 26% बची हुई थी उसको भी बेच दीजिए। दिल्ली में 26% बची हुई थी, बाकी 54% जीएमआर के पास है, 10% फाफोर्ड एजी के पास है, 10% मलेशिया के कंपनी इरामन उसके पास है। बेंगलोर और हैदराबाद में भी कुछ यही हाल है, यानी यहां पर भी आपको एसेट मोनेटाइजेशन करना है। और चूंकि 2021-22 के बजट में यह निर्धारित किया गया कि दरअसल 2.5 लाख करोड़ रुपए की आपको कमाई करनी है तो फिर उसको कमा लीजिए ना, फिर बाकी क्यों छुपा हुआ है। और बैंकों का जैसे ही जिक्र आएगा सरकार कह रही है हम उस पर कितना खर्च करें। सरकार यह नहीं बताती है कि इन्हीं बैंकों को उन्हीं के इशारे पर कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस को जो पैसे दिए गए, जिन्होंने कईयों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और कई पैसे लेकर फरार हो गए, उस दिशा में सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हमने बीते 3 बरस में सरकारी बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस बात का ढोल पीट के वो प्रचार करती है और कहती है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो था उससे भी तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्यों नहीं बैंकों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, आईसीआईसी बैंक के भीतर का जो घपला घोटाला हुआ तो प्राइवेट बैंक था, जो एक्सिस बैंक के भीतर हुआ वह भी तो प्राइवेट बैंक था, जो लक्ष्मी विलास बैंक था वह भी तो प्राइवेट बैंक था। तो प्राइवेट बैंक इस देश की जनता को धोखा नहीं देंगे, यह कहां छुपा हुआ है। और जनता को धोखा देना तो दूर, बैंक को ही कैसे खोखला इस दौर में कर दिया गया और सरकार सिर्फ ताकती रह गई, उसकी शुरुआत हमें लगता है कि आज जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो वो इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि बैंकों के भीतर में जो रोजगार था वो रोजगार सिस्टमेटिकली बीते 5 बरस में कम कर दिया गया। औसत 2014 के बाद से सिर्फ 21,000 बहाली हर बरस हुई।
इससे पहले के दौर में जब आप चले जाइएगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो, पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो, मनमोहन सिंह का दौर हो, उस कतार में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो इस देश के बैंकों में औसतन जो था वह लगभग 66,111 नियुक्तियां होती थी। यह औसत हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस दौर में जब आप आएंगे तो 21,910 नियुक्तियां मोदी काल में हुई है। और यहीं से बात शुरू होती है कि अब जब बैंकों के सामने यह संकट आकर खड़ा हो गया है कि दरअसल उनकी नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी, तो इसमें हमें लगता है शुरुआत 4 बैंकों से करनी चाहिए। ये 4 बैंक है: बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले समझिए कि ये बैंक, यही नहीं, सारे कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो घाटे में कैसे चले गए और इसी दौर में घाटे में गए हैं, ये थोड़ा अपने जहन में रखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप एनपीए का जिक्र करते हैं तो हम पहले 4 बैंकों का खाचा आपको बतलाते हैं जो बैंक अब वहां पर तय हो चला है कि वो बैंक खत्म हो जाएंगे। एक बात और जहन में रखिए, अगर आप लौट चलिएगा तो 2017 में इस देश के भीतर में 27 बैंक थे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 12 बैंक बचे हैं। अगले बरस जब बात करेंगे तो 8 बैंक बचेंगे और 2024 का इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो सिर्फ 4 या 5 बैंक बनेंगे, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट और एक नॉर्थ और एक सेंट्रल बैंक। यही 5 बैंक बचेंगे। इसके अलावा सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में जा चुके होंगे।